सो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। लास्ट में आपको बता दूंगा सारा डिटेल, डोंट वरी, बीच बीच में ऐसे ही मैं बोल दे रहा हूं आपको, घबराओ मत। ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको जरा ध्यान से समझो। सबसे पहली चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, दैट यू हैव टू सी थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले तो आपको ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है, कैरेक्टरिस्टिक को समझना है, रीजंस को समझना है। तो ध्यान देना, ग्लोबलाइजेशन है क्या, अगर हम यहां से शुरू करें तो किसी भी टर्म के आगे अगर TION लगता है तो आपको पता है ना वो टर्म क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। वर्चुअल के आगे TION लगा तो वर्चुअलाइजेशन बन जाता है, तो वर्चुअलाइजेशन बिकम्स अ प्रोसेस, है ना। सो किसी भी चीज के सामने TION लगा दो तो वो प्रोसेस बन जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस। अब सवाल उठता है प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ व्हाट। तो आप जानते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं बेसिकली, जिसमें आप कहते हैं इंटीग्रेटिंग होल वर्ल्ड एज सिंगल मार्केट। तो अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से लिंक करना और पूरी दुनिया को एक सिंगल मार्केट कंसीडर करना या बना देना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब सवाल उठता है कि पूरी दुनिया को सिंगल मार्केट बनाने के पीछे जो क्या फिलॉसफी है, कैसे ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो हम कहते हैं, मान लो मेरे पास अगर वी हैव द कंट्रीज, लेट्स से वी हैव द 3 कंट्रीज हियर, और मेरे पास ये है कंट्री 1, मेरे पास ये है कंट्री 2, और मेरे पास ये है कंट्री 3। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस कंट्री की जो इकोनॉमी है, इस कंट्री की जो इकोनॉमी है और इस कंट्री की जो इकोनॉमी है, ये सब आपस में क्या हो, लिंक्ड हो। यही चाह रहे हो ना। और तभी आपने कहा कि ये सब मिलके क्या बनेगा, एक बड़ा मार्केट बन जाएगा इंस्टेड ऑफ अ डोमेस्टिक मार्केट। मान लो इस कंट्री के अंदर का एक मार्केट था, लेकिन अगर हम इसकी इकोनॉमी को बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ लिंक कर रहे हैं या अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ लिंक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वी आर क्रिएटिंग अ ह्यूज मार्केट, and that is called as global market, and that is called as global industry where we are operating nowadays. So that is the process is called as what, globalization. ये क्लियर है सबका, क्या बोलोगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग होल वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट, अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से क्या करना, लिंक करना, क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। अब जरा गौर करना, जब आप ग्लोबलाइजेशन के मतलब को समझना चाहते हैं तो आपको 2 लेवल पे जाना होगा, 2 स्केल पे समझना होगा। होता क्या है, जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जब आप ग्लोबलाइजेशन की एडवोकेसी करते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हर एक कंट्री क्या करती है, ट्रेड बैरियर्स लगा के रखती है। हर एक कंट्री ने क्या लगा रखा है, ट्रेड बैरियर्स लगा के रखा है। और ये ट्रेड बैरियर्स क्यों होता है, ये ट्रेड बैरियर इसलिए होता है ताकि वो अपने डोमेस्टिक कंपनी को प्रोटेक्ट कर सके। अब हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ कंपनीज तो काम कर रही हैं। अब जैसे इंडिया की बात करें, लेट्स से कंट्री 1 इज इंडिया, सो इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज वर्किंग, सो वो हमारे क्या है, डोमेस्टिक कंपनीज है। अब उस डोमेस्टिक कंपनी के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करें, ये भी जिम्मेदारी होगी गवर्नमेंट की, जाहिर सी बात है। सो यहां जो कंपनीज हैं, इस कंपनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं। जिस ट्रेड बैरियर्स की मदद से हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। हमारे कंट्री से बाहर कितना बिजनेस आएगा, हमारी कंट्री के अंदर फॉरेनर प्लेयर कितना आ सकता है, इसको अपन कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेड बैरियर्स। जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना, प्योर ग्लोबलाइजेशन की, तो ये जो ट्रेड बैरियर्स हैं, इट गेट रिड्यूस्ड। इसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। इन सम केसेस इट विल बी एलिमिनेटेड, इसको हटा दिया जाएगा। तो जैसे ही सारे कंट्रीज ने अपने ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट किया, सारे कंट्रीज ने अपने ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया, उस कंडीशन में कंपनी विल बी अलाउड टू ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्रीज। सो इंडिया का कोई कंपनी है दैट कैन ऑपरेट इन कंट्री नंबर 2 और दैट कैन ऑपरेट इन कंट्री नंबर 3। इस सिचुएशन को अपन क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। So what is globalization? Integrating own economy with the world economy, integrating whole world as a single market, or we are saying simply that reducing the trade barriers and allowing company to operate worldwide. है ना, कंपनीज को क्या अलाउ करना कि वो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर सके। And that is why whenever you have to explain the globalization, you have 2 perspectives, you have 2 angles to explain it. One, from the point of view of country, country क्या सोचता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्री। सो कंट्री लेवल पे ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है। और सेकंड है
कंपनी लेवल पे ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? सो आपको हमेशा दो कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। एक हो जाएगा आपका कंट्री लेवल, एक हो जाएगा कंट्री लेवल, और एक हो जाएगा आपका किस लेवल पे, कंपनी लेवल पे। कंट्री लेवल पे कैसे डिफाइन करोगे और कंपनी लेवल पे कैसे डिफाइन करोगे? ग्लोबलाइजेशन की सबसे ज्यादा एडवोकेसी कौन करता है? डेवलप्ड कंट्रीज करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा जो है ग्लोबलाइजेशन से वो डेवलप्ड कंट्रीज को ही मिलता है, डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं मिलता है। इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। भले ही अपन बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप जब डिटेल में जाओगे तो आप देखोगे हैरासमेंट होता है डेवलपिंग कंट्री का, और कुछ नहीं होता। उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता। फायदा किसको मिल रहा है भाई? डेवलप्ड कंट्री को मिल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन यू विल बी नोइंग इट ग्रेजुअली, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सो वी हैव द कंपनी, वी हैव द कंट्री। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन आप जब भी एक्सप्लेन करोगे, कंट्री लेवल पे एक्सप्लेन करोगे, याद रखना, और किस लेवल पे एक्सप्लेन करोगे? कंपनी लेवल पे एक्सप्लेन करोगे। दोनों लेवल पे आपको क्या करना होगा? ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करना होगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज देखना, डन। ये हो गया आपका दो लेवल पे आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे वो अपन सीखेंगे, राइट? सबसे पहले इस बात को समझो कि दो लेवल पे एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाओ, जब अपन कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, कंपनी की बात करते हैं, कंपनी लेवल पे जब आप जाओगे, so here you have to cover a concept जिसे आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी। होता क्या है, जो कंपनी एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है उसे हम कई नाम से बुलाते हैं। एक नाम होता है टीएनसी, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, इसको कहते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी। एक होता है एमएनसी, इसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। एक टर्म होता है ग्लोबल कंपनी। इस तरह से कई नाम से बुलाते हैं, और जो जनरली नाम यूज होता है दैट इज एमएनसी। लेकिन नाम के पीछे क्या लॉजिक है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, बट जनरली क्या यूज होता है? एमएनसी का इस्तेमाल होता है टर्म का। मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, बट उसमें कैटेगरीज होती है, टीएनसी भी हो सकता है, एमएनसी भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। बट आज के डेट में हर एक तरह की कंपनी को हम एक शब्द में बुला देते हैं, एमएनसी बुला देते हैं, बट टेक्निकली सब में क्या है? डिफरेंस है, बट इट्स ओके। मल्टीनेशनल कंपनी हम कहते हैं। सो अगर हम ग्लोबल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जरा ध्यान से सुन लो। मान लो कोई फर्म है इंडिया की, राइट? तो एक फर्म है इंडिया की, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड दैट फर्म इज फ्रॉम व्हाट? इंडिया। हमने कहा ये इंडिया की फर्म है, राइट? अब इस फर्म ने क्या किया? अपना एक प्रोडक्शन बनाया या अपना एक यूनिट बनाया और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, अपना एक यूनिट बनाया यूएसए में, और अपना एक यूनिट बनाया जर्मनी में। अब जरा मेरे को एक बात बताओ कि इसका यूनिट यूके में भी है, यूएसए में भी है, जर्मनी में भी है, और तीनों जगह इसके क्या है? यूनिट्स हैं, और तीनों कंट्रीज में ये क्या कर रही है? कंपनी ऑपरेट कर रही है। लेकिन क्या तीन अलग अलग कंट्री में जाने से क्या ये यूनिट जो हैं इनके ओनर्स अलग अलग होंगे, या इनका ओनर अभी भी एक्स प्राइवेट लिमिटेड ही होगा? तो ये यूनिट 1 है, ये 2 है और ये 3 है, क्या इन तीनों का ओनर अभी भी एक्स ही है, या ओनरशिप चेंज हो जाएगा? बताओ मेरे को, क्या लग रहा है आपको? ओनरशिप चेंज होता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर। इसका मतलब ये तीनों जो यूनिट हैं तीन अलग अलग कंट्रीज में, इनका ओनर अभी भी कौन है? एक्स है। तो इसका मतलब हुआ यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ऑल थ्री आर शेयरिंग व्हाट? कॉमन ओनरशिप। ये तीनों ही क्या शेयर कर रहे हैं? कॉमन ओनरशिप को शेयर कर रहे हैं ना? ठीक है। सेकंड पॉइंट पे गौर करना, अब जो यूके में इसका यूनिट है उसका भी नाम एक्स होगा या नाम बदल जाएगा? तो हुंडई की बात करें अगर हम, हुंडई ने इंडिया में अपना प्लांट लगाया तो क्या हुंडई ने अपना नाम बदल दिया क्या? नहीं ना। इसका मतलब यहां जो ब्रांड है बिजनेस का, इन तीनों में क्या होने जा रहा है? सेम होने जा रहा है। एक्स का जो पेटेंटेड इनोवेशन है, जो उसके पेटेंट्स हैं, वो तीनों में क्या होने जा रहा है? सेम होने जा रहा है, 1, 2 एंड 3, राइट? पैसे की बात करो या क्रेडिट की बात करो या आप रेपुटेशन की बात करो, वो तीनों ही क्या करने जा रहा है? एंजॉय करने जा रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर कॉमन, यानी कि ये तीनों ही यूनिट विल बी एसेसिंग कॉमन सोर्स ऑफ रिसोर्स, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं इसको आप। तो आप क्या बोलोगे? इन सबका क्या है? एक कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज है, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज है। जैसे आप पेटेंट की बात कर लेते हैं, आप ब्रांड इमेज की बात कर लेते हैं, आप इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, समटाइम स्टाफ का भी मूवमेंट होगा, जाहिर सी बात है। तो ये तीनों ही यूनिट क्या कर रहे हैं? कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज से रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया? कॉमन ओनरशिप। दूसरा क्या हो गया? कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज।
थर्ड, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या स्ट्रैटेजी डिफर कर जाएंगी और दे ऑल विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू द कॉमन स्ट्रैटेजी एंड दैट स्ट्रैटेजी ऑफ व्हाट, एक्स? आप क्या बोलोगे? यस, दे विल हैव टू रिस्पॉन्ड व्हाट, कॉमन स्ट्रैटेजी। तो याद रखना ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्लोबल कंपनी के, कॉमन रिसोर्सेज, कॉमन ओनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉमन स्ट्रैटेजी। कॉमन ओनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉमन व्हाट, स्ट्रैटेजी। इसी को कहते हैं बेसिकली व्हाट, ग्लोबलाइजेशन। कितने लेवल पे एक्सप्लेन करना होता है? दो लेवल पे। कौन कौन सा? कंट्री लेवल पे, कंपनी लेवल पे कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो अभी सीखेंगे। और कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉमन ओनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, कॉमन स्ट्रैटेजी, राइट। और टीएनसी, एमएनसी या ग्लोबल कंपनीज को हम बुलाते हैं। और ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग होल वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट और इंटीग्रेटिंग ओन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, राइट। इसमें रीजंस हमें पढ़ना है, रीजंस पे जब जाएंगे तब रीजंस को देखेंगे। ये क्लियर है सबका? नोट कर लिया होगा सबने? अंकित, आई नो दैट, आई हैव दैट इन्फॉर्मेशन कि सेकंड लेक्चर का बैकअप नहीं मिल पाया अभी तक आपको। मैंने बताया था ना, उसमें कुछ एरर आ गया, उन्होंने अभी तक ठीक नहीं किया है, राइट। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। तो प्रिपेयर तो हमारा भी नहीं हुआ है, पर पहले की टेस्ट का ही है, थोड़ा बहुत दिमाग में। दिव्या, दैट्स ओके, टेस्ट में अपियर नहीं हो पाऊंगा, दैट्स ओके, है ना। तो फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट, दैट डजंट मैटर, यू हैव टू अपियर इन द टेस्ट। और टेस्ट में अपियर नहीं होगे ना तो फिर एक नेगेटिव इंप्रेशन आएगा मेरे दिमाग में, मैं आपको पहले ही बता दूं, बिकॉज यू ऑल आर एडेड एंड सेव्ड इन माय पर्सनल फोन, जो नंबर आपको मैंने भेजा था। और आपको जो ब्रॉडकास्ट मिलता है ना, व्हेन आई सेंड सम मैसेजेस, और आप सब बच्चों को मिलता होगा ना, उस ब्रॉडकास्ट में सारे बच्चे हैं, ऑल ऑफ द पीडी, जीडी एंड यू गाइस। फेस टू फेस तो चल नहीं रहा है, राइट। आप सारे बच्चे हैं, और वो डेफिनेटली मेरे को पता चलता है कि जब आप अपियर होगे टेस्ट में, आई विल बी सीइंग इंडिविजुअली कि कौन सा बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो एक इंप्रेशन मेरे दिमाग में भी तैयार होगा कि वेदर दिस गाय इज सिंसियर और नॉट। अनसिंसियरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंसी विल हेल्प यू टू विन द वॉर। तो कंसिस्टेंसी बहुत डेंजरस होता है। और आपको मैं बताऊं, 4 टेस्ट मैंने यूट्यूब पे लिया बैक टू बैक, एंड देयर वर लॉट ऑफ गाइस जो कैसे परफॉर्म कर रहे थे पता है? पहले टेस्ट में 16 नंबर लेके आए, दूसरे टेस्ट में 18 नंबर लेके आए, तीसरे टेस्ट में 22 नंबर लेके आए, चौथे टेस्ट में 29 नंबर लेके आ गए। सोचो उनका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हुआ होगा। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट ये होता है कि दूसरे टेस्ट में मैंने पहले से ज्यादा स्कोर किया या नहीं किया। वी हैव टू इम्प्रूव, वी हैव टू इम्प्रोवाइज। पहले ही टेस्ट में मैं टॉप कर जाऊं, दैट्स नॉट एसेंशियल एट ऑल। और खास करके तब जब तैयारी पूरी नहीं है या क्लासेस छूट गई थी शुरू की, तब तो ये बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं पड़ना। बट अटेम्प्ट जरूर लेना है, क्योंकि ये आपके लिए है ना, ये आप लोगों के लिए क्लोज लिंक पे है यार। यू हैव टू अपीयर। आप मेरे अलावा कोई थोड़ी देख रहा होगा आपके रिजल्ट को, अगर थोड़ा इज्जत का अगर परवाह होता है तो, है ना। सो एक बार क्लास में ऐसे ही एक बच्चा था, 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे, बीच वाले रो में बैठे थे, मैंने खड़ा किया, मैंने बोला ऐसी बेइज्जती करूंगा ना तेरे को क्या लग रहा है, तू बहुत होशियार है, तू बात कर रहे है मेरे क्लास में, ऐसी बेइज्जती करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। वो बैठ रहा था, बोला सॉरी सर, तो बोल दिया मेरे को। उसका बैठ रहा था, और बैठते बैठते बड़बड़ाता है, इज्जत होगी तब तो बेइज्जती करोगे। मैं बोला भाई ये कौन बोला? तो बगल वाला बच्चा कहता है हाँ, ऐसा बहुत कम होता है क्लास में। उसने बोला सर यही बोला। तो मैंने खड़ा किया, बोलो क्या बोला? बोला सर सॉरी सर। मैंने नहीं, सॉरी सॉरी के बाद क्या बोला ये बताओ। तो वो कहता है ये बोला ना कि सर हमारी इज्जत ही कहाँ है सर, रोज आपसे डांट सुन लेते हैं, उनसे डांट सुन लेते हैं, मम्मी पापा से डांट सुनते रहते हैं, इज्जत काहे की बेइज्जती करोगे, हम तो मस्त है, हमारी इज्जत ही नहीं है कि जितनी बेइज्जती कर दी कर लो, हम पे फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो जिसकी इज्जत ही ना उसकी बेइज्जती क्या होगी, राइट। तो भाई स्टूडेंट की लाइफ में यही होता है। हम भी जब स्टूडेंट थे तो हमारी भी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता था, क्योंकि इज्जत ही नहीं होती थी हमारी अपनी। तो उस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलने का ना, क्या करने का है, अटेम्प्ट लेने का है। वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट, दैट डजंट मैटर एट ऑल। आई विल नॉट बी जजिंग यू, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपका इंप्रूवमेंट देखना चाहता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि मैं अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस कर सकूं। सो टेक अ ब्रेक फॉर 10, देन वी मूव अहेड। ग्लोबलाइजेशन को वाइंड अप करना और 3rd चैप्टर में एंटर करना। तो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, और हमने कहा था ग्लोबलाइजेशन को हम 2 पर्सपेक्टिव में डिफाइन कर सकते हैं, कंट्री लेवल पे और कंपनी लेवल पे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, राइट। ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड, globalization can be defined
from two perspectives. Globalization can be defined from two perspectives. Globalization can be defined from two perspectives. Right? Globalization can be defined from two perspectives. Now you guys are connected. मतलब I can see. Connect तो आप पहले ही हो गए थे, है ना? तो जरा ध्यान देना. टू पर्सपेक्टिव्स, इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ. बहुत अच्छी सी कहानी, एकदम खतरनाक टाइप की कहानी. खतरनाक टाइप की कहानी सुनोगे ना, बहुत अच्छी सी कहानी. थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लो, लेकिन इसको नहीं पढ़ोगे तो ना ही कहानी सुनाऊंगा ना ही चॉकलेट खिलाऊंगा, दोनों में से कुछ नहीं मिलने वाला. आज ये टू पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे हैं हम. एग्जाम में अगर हमसे पूछता है कि भाई आप ग्लोबलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करिए, तो हम कहते हैं हम इसको दो पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर सकते हैं, कंपनी लेवल पे और कंट्री लेवल पे. तो पहला पर्सपेक्टिव हम बात कर रहे हैं किसकी, कंट्री लेवल पे. ठीक है. और दूसरे पर्सपेक्टिव में हम रखते हैं किसको, कंपनी लेवल पे. कितने लेवल पे इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, कितने एंगल से, दो एंगल से डिफाइन कर सकते हैं, विद द एंगल ऑफ कंट्री एंड विद द एंगल ऑफ व्हाट, कंपनी. ठीक है, करेक्ट. आ जाओ कंट्री लेवल पे. फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, for developing countries, it is the process of integrating own economy with the world economy. है ना, यही होता है ना. एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जब हम इंटीग्रेट करते हैं बेसिकली, so that is called as what, globalization. So what is globalization from country perspective? We simply say that integrating own economy with world economy can be simply said as what, globalization. याद करो सेकेंड पॉइंट हमने क्या सीखा था, इंटीग्रेटिंग होल वर्ल्ड एज अ single market. Integrating whole world as a single market. Right? ये भी obvious है. And third, removing trade barriers. We know that it's not always removing, but certainly reducing what we use किया जा सकता है. हम क्या करें, ट्रेड बैरियर्स को हटा रहे हैं, राइट, अमॉन्ग कंट्रीज, ताकि एक फ्री फ्लो मार्केट मिले, एक फ्री एंड ओपन मार्केट मिले, जहां एक कंट्री की कंपनी दूसरे कंट्री में जाके ऑपरेट कर सके. राइट, ये आइडिया था सिंपल, जिसको अपन कह रहे थे ग्लोबलाइजेशन एट कंट्री लेवल. तो ये तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है. पहला, इंटीग्रेटिंग ओन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी. दूसरा, इंटीग्रेटिंग एंटायर वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट. और तीसरा, रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स. तीनों पॉइंट को आपने अभी समझा था, तो इसमें कुछ करने को है नहीं. ये है कंट्री लेवल की बात. ठीक है, आ जाओ कंपनी लेवल. कंपनी किस तरह से देखती है ग्लोबलाइजेशन को? तो दो एस्पेक्ट हैं इसके जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है. पहले दोनों एस्पेक्ट को समझ लो. देखो, कंपनी के लिए देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिसपे कंपनी को क्या करना होगा, ध्यान देना होगा. सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है कंपनी के लिए? सबसे पहला एस्पेक्ट है कंपनी के लिए कि कंपनी को यह देखना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, नंबर वन, और डोमेस्टिक मार्केट के आपके क्या लिमिटेशंस है, नंबर टू. कहने का मतलब मेरा यह है कि ग्लोबलाइजेशन अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है, तो एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन आपके लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज भी क्रिएट करेगा. आप पूछोगे कैसे? तो जरा सोचो. आपने ये कहा कि कंपनी लेवल की हम बात कर रहे हैं. किस लेवल की बात कर रहे हैं? कंपनी लेवल की बात कर रहे हैं. सो दो एस्पेक्ट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से समझ लो. एक तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है. अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट होता है कि अगर मान लो आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिया से बाहर निकल के भी डिफरेंट कंट्री में अपने ऑपरेशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं. तो कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3. अब एज पर द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल आप कर सकते हैं, राइट.
तो ये आपके लिए एक पॉइंट है जो आपके लिए प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं, दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश ऑपरेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि मान लो ये इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट है, राइट, और इस डोमेस्टिक मार्केट में कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है। अब क्या हो रहा है कि इंडिया ने भी अपना ट्रेड बैरियर हटाया, तो बाहर से कंपनीज आएंगी, फॉरेन कंपनीज, और हो सकता है जो फॉरेन कंपनीज हो उनके पास क्या हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकता है बेटर प्रोडक्ट हो, सो न्यू एंट्रीज होंगी, और ये न्यू एंट्रीज यहां की कंपनी के लिए सर्वाइव करना क्या कर देंगी, मुश्किल कर देंगे। तो दोनों एस्पेक्ट है, एक जगह आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, तो एक जगह डोमेस्टिक कंपनी के लिए थ्रेट भी क्रिएट हो रहा है। इसलिए जब कंपनी लेवल पे आप डिफाइन करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, तो दोनों एस्पेक्ट को शो करते हैं। आप ये भी बताओगे कि कंपनी की एबिलिटी है या नहीं कि वो फॉरेन कॉम्पिटिटर से कंपीट करके डोमेस्टिक मार्केट में सर्वाइव कर सके, और साथ साथ आप ये भी बताते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है जहां कंपनी बाहर जाके किसी भी कंट्री में अपने प्लांट लगा सकती है, किसी भी मार्केट को एक्सेस कर सकती है, और ग्रोथ करने का उसके पास भरपूर मौका होता है, राइट। सो दोनों एंगल से आप क्या करेंगे, कंपनी लेवल पे ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करेंगे, राइट। सो व्हाट वी कैन से हियर, कंपनी लेवल पे, एट कंपनी लेवल globalization means two things. Globalization means two things. At company level, globalization means two things. कोई डिफिकल्टी हो बालक फटाफट कमेंट कर देना। कंपनी लेवल पे ग्लोबलाइजेशन के कितने मतलब हैं, दो मतलब है, ठीक है। क्या क्या कह सकते हैं, पहला, कंपनी कमिट्स इटसेल्फ heavily, company commit itself heavily with several locations of operations in several countries. In several countries. And second, company's ability to compete in domestic market against foreign competitors. ठीक है, ये दो चीजों का ध्यान रखना है, सेवरल लोकेशन फॉर डिफरेंट ऑपरेशन एंड एबिलिटी टू compete इन डोमेस्टिक मार्केट। दोनों चीजें होंगी, तो फायदा है तो नुकसान भी है। अब आप समझे मैंने क्यों कहा था आपको कि डेवलपिंग कंट्री फायदा ढूंढती रह जाती है, जो एक्चुअल फायदा होता है वो डेवलप्ड को होता है। अब आप बता सकते हैं क्यों, क्यों कह रहा था मैं ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी किसका एडवांस है, डेवलप्ड कंट्रीज का। रिसोर्सेज किस कंपनी के पास ज़्यादा है, डेवलप्ड कंपनीज के पास, है ना। सो जब वो किसी भी डोमेस्टिक मार्केट में एंटर करते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट को बुरी तरह से हार्म करते हैं। और जो छोटे प्लेयर्स होते हैं डोमेस्टिक मार्केट के, उनका क्या होता है, उनका बहुत नुकसान होता है, लार्ज स्केल पे नुकसान होता है। इसीलिए लोग जो जब भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आप देखोगे कि वहाँ ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा फोर्स है जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको वर्ल्ड से कनेक्ट होना ही होगा। लेकिन जहाँ तक बेनिफिट का सवाल है, बेनिफिट हमेशा डेवलप्ड कंट्री को ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, उनकी कंपनीज के पास बेटर प्रोडक्ट है ना, उनकी कॉम्पिटेंसी हाई है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेशर आएगा। ये दो एस्पेक्ट हैं जो कंपनी लेवल पे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलेंगे नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हटाओ इसे, डन, जल्दी बताओ, हो गया? एक सवाल पूछो छोटा सा। क्वेश्चन है, संभल के जवाब देना थोड़ा। इन ग्लोबलाइजेशन geographical and political restrictions becomes
irrelevant. Tell me whether the statement is correct or incorrect. मैं आपसे कह रहा हूं ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन जो है वो ग्लोबलाइजेशन के केस में बेमतलब का हो जाता है, उसका कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑल्टरनेटिव मेथड लगाया अमेजन और फ्लिपकार्ट वालों के लिए फॉर प्रोवाइडिंग देसी प्रोडक्ट मोर। अविरल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, कभी करेंगे डिस्कस, टाइम होगा तो, डोंट वरी, वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अबाउट दिस, हाउ दे ऑपरेट, है ना। अगर हम अमेजन की बात करें या अपन वॉलमार्ट की बात करें, तो अमेजन फ्लिपकार्ट की क्या बात करना, वॉलमार्ट की बात करेंगे, वहां क्लैरिटी आएगी। अभी इसको ठंडे बस्ते में डालते हैं। सबका कहना है इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। आपने इसलिए इनकरेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने सोचने को कह दिया, या इसलिए आपने इनकरेक्ट कर दिया कि थोड़ा सा आपका ध्यान भटक गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया क्योंकि हमारा सेशन डिस्टर्ब हो गया था एक बार। द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यस इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि इन ग्लोबलाइजेशन ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस बिकम इररिलेवेंट। इसका मतलब खत्म हो जाता है, ये इररिलेवेंट हो जाता है, ये रेलेवेंट नहीं रहता। ये क्यों नहीं रेलेवेंट रहता? क्योंकि आप जानते हैं कि ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ। जैसे ही आपने ट्रेड बैरियर को ड्रॉप किया, जैसे ही आपने ट्रेड बैरियर को ड्रॉप किया तो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन तो खत्म हो गया। क्योंकि पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाती है, ट्रेड बैरियर ही खड़ा करती है ना, राइट। और कुछ लोकल लॉज आप लगा सकते हो कंपनी पे, यही करोगे ना। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो एप्लीकेबल प्रोविजंस हैं, जो ट्रेड बैरियर है, इसी के थ्रू आप बाहर की कंपनी के एंट्री को कंट्रोल कर रहे हो ना। जैसे ही आपने ट्रेड बैरियर को खत्म किया, आपने गवर्नमेंट पॉलिसीज में ढील देनी शुरू करी, आपने ऐसी सेल्स वगैरह को इस्टेब्लिश किया, या आपने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की बाहर की कंपनी को आने के लिए, तब तो आप अपना इकोनॉमी ओपन अप कर रहे हो ना। सो ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी इज ग्लोबलाइजेशन। सो ओपनिंग अप का मतलब क्या, बैरियर तोड़ो। जब तक आप बैरियर खत्म नहीं करोगे तब तक इकोनॉमी तो ओपन अप ही नहीं होगा। सो पॉलिटिकल बैरियर तो वहीं खत्म हो गया, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस। ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस की बात करो, क्या ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन आज के डेट में आपको लगता है रेलेवेंट है? ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन का मतलब हुआ दूरी। मान लो अब यहां से यूएस में आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि इन फ्यू आवर्स प्रोडक्ट कैन बी शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएस। So you have very high speed cargo planes are available with us, high speed ships and boats are available with us, through which we can do the transportation of goods. We have the telecommunication technology available with us for the communication purposes. So geographical restriction तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, ना ही ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि आप ट्रेड बैरियर्स हटा रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को लूज कर रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। सो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस क्या हो जाते हैं, इररिलेवेंट हो जाते हैं। आप कहते हैं ज्योग्राफी का भी रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करता, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन तो हो ही रहा है खत्म। तो स्टेटमेंट इज व्हाट, करेक्ट। स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमेशा याद रखना, बॉक्स में डालो इसको, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ट्रिकी था, कंफ्यूजन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और कंफ्यूजन हुआ तो क्या करेंगे, कंफ्यूजन हुआ तो यहां चले जाएंगे जहां हमने लिखा था ना, कंपनी वाला। एक साइड कंपनी है, एक साइड कंट्री है, एक साइड कंपनी है। सो कंट्री वाले के नीचे में रिमूविंग ट्रेड बैरियर अमॉन्ग कंट्रीज के नीचे में इस लाइन को मेंशन कर दो। क्या बोलोगे, इन ग्लोबलाइजेशन, फिर दोबारा कभी गलती नहीं होगी आपसे। पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस, ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस become irrelevant. That becomes irrelevant. बट गवर्नमेंट कंट्रोल तो करती है ना। हाँ, उसमें तो मैं, उसमें हम कहाँ कह रहे हैं, बट आपने एंट्री दे दी ना। सो दे एंटर्ड द कंट्री, नाउ दे विल हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हर एक ये तो हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल है। इंडियन कंपनी किसी दूसरे कंट्री जा रही है ना, तो उन्हें भी तो वहां के रूल को फॉलो करना होगा, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट आपने एंट्री का रास्ता तो दे दिया ना उसे, तो इररिलेवेंट हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं रहता। पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन ऑन कंट्री लेवल की मैं बात कर रहा हूं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक लॉज। डोमेस्टिक लॉज तो होंगे ही होंगे, उसको तो फॉलो करना ही होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस कंट्री लेवल पे होता है, वो क्या हो जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो। अब आप बोलोगे यहां आपको एक्चुअली बोलना क्या चाहिए था तनिषा,
आपको गवर्नमेंट कंट्रोल की बात नहीं करना चाहिए था, आपको एम्बार्गोज की बात करनी चाहिए थी। एम्बार्गोज मतलब कि सर अगर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, जैसे यूएस ने क्या कहा, तो यूएस ने मान लो सोमालिया पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि वहाँ कोई भी कंपनी जाके नहीं बेच सकती अपना सामान, लगा रखा था उन्होंने। नॉर्थ कोरिया पे लगा रखा है, राइट। सो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ये जो एम्बार्गोज हैं, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है जो कंट्रीज करती हैं टाइम टू टाइम। बट ग्लोबलाइजेशन यही तो कहता है, ग्लोबलाइजेशन कहता है ओपन अप, रिमूव द ट्रेड बैरियर, फ्री फ्लो होने दो बिजनेस का, है ना। सो आइडियलिस्टिक सिचुएशन है कि जहां ज्योग्राफिकल और गवर्नमेंटल रिस्ट्रिक्शंस क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इरेलेवेंट हो जाते हैं, इनका कोई खास मतलब नहीं रहता। डन, आ जाओ। कंपनीज, एक पॉइंट मेंशन करना, बुलेट पॉइंट, कंपनीज गोइंग ग्लोबल are called as TNC, MNC और ग्लोबल कंपनीज। इन्हें अपन TNC, MNC या ग्लोबल कंपनीज कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में बात करेंगे। और आ जाइए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्लोबल कंपनी। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहे थे? 3। क्या क्या था बताओ? सबसे पहला था कॉमन ओनरशिप, दूसरा था कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस, और तीसरा था कॉमन ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है? अगर आपको डाउट है ना, अंकित एंड तनिषा एंड अविरल, ध्यान से सुनना। ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब हुआ? जो रिस्ट्रिक्शन ज्योग्राफी की वजह से पैदा हो रहा हो। ज्योग्राफी का मतलब आप कैसे सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं? तो डिस्टेंस को समझ लो, ठीक है। आप एज्यूम करो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लो दिल्ली लक्ष्मी नगर इज कॉल्ड एज द कैपिटल ऑफ सीए इंडस्ट्री, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ से क्लासेस लेते हैं डिफरेंट मोड्स में, और लक्ष्मी नगर के हर एक बिल्डिंग में यू विल फाइंड देयर चार्टर अकाउंटेंट्स एंड चार्टर अकाउंटेंट स्टूडेंट्स। दो ही प्रजाति आपको यहाँ मिलेंगी, राइट। अब जरा सोचो कि अगर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए आता है दिल्ली, और मान लो वो यूपी की किसी गांव से आ रहा है, एमपी की किसी गांव से आ रहा है, वेस्ट बंगाल से आ रहा है, और दिल्ली में आके पढ़ना चाह रहा है, तो एज्यूम करो कि अगर ये बैलगाड़ी का जमाना होता तो क्या होता? आप कहते सर बैलगाड़ी का जमाना मतलब, मैं कहता हूँ भोपाल से वो चलता बैलगाड़ी से दिल्ली के लिए, यहाँ आके पढ़ाई करता, पढ़ाई खत्म करके बैलगाड़ी से वापस चला जाता, तो क्या होता? तो आप कहते सर एक अटेम्प्ट आने में, एक अटेम्प्ट पढ़ेगा और एक अटेम्प्ट जाने में, है ना, 1.5 अटेम्प्ट तो चला गया। हम कहते सर ऐसा नहीं हो सकता सर। सो मूवमेंट जाहिर सी बात है उस समय बहुत ही कम रही होंगी, और ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस जो होंगे बहुत प्रोमिनेंट होंगे। ये हम विद इन कंट्री की बात कर रहे हैं। आउटसाइड कंट्री की अगर आप बात करो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आपका मूवमेंट को आप देखो, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की वजह से रिस्ट्रिक्शंस इस पे आते थे। जो ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस ग्लोबलाइजेशन के केस में क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। क्यों मैंने आपको कहा कि ऐसा क्यों है? कि कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डन वेरी इजीली नाउअडेज, राइट। अब बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डन। तो ज्योग्राफी को लेके जो रिस्ट्रिक्शन बनता है डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो वो ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है? खत्म होता है। वर्ल्ड में भी डिफरेंट क्या होते हैं? गुट बने हुए, आप सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, और उनके भी अपने क्या है, ग्रुपिंग्स हैं। तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस था वो भी खत्म हो रहा है। क्यों वो रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो रहे हैं? कि जैसे ही आपने ट्रेड बैरियर्स को हटाया, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है ट्रेड बैरियर अब नहीं है, और ट्रेड बैरियर अगर नहीं है तो कंपनी में कम इनसाइड, कंपनी में गो आउटसाइड। अब पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। मान लो आपने कहा एफडीआई इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ डिफेंस, सो वो अलग एस्पेक्ट है। आपने कुछ इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रखा है, कुछ इंडस्ट्री को ओपन अप किया। जिस इंडस्ट्री को ओपन अप करोगे उसमें नए प्लेयर्स आएंगे बाहर से, तो ये आप सेलेक्टिवली करते हैं एज ए गवर्नमेंट, राइट। सो बाहर से आपका मूवमेंट होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस भी क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। क्योंकि बैरियर हटाने का मतलब ही क्या हुआ? कि आपका पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। अगर आपने बैरियर लगा रखा है, ठीक है, 90s से पहले क्या था? 90s से पहले इंडिया पूरी तरह से डोमेस्टिक पे कंसंट्रेट कर रहा था, है ना। और ये जो मेक इन इंडिया का जो नारा सुन रहे हो ना आप नरेंद्र मोदी से, ये सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उन्हीं का कॉपी पेस्ट किया है मोदी जी ने।
जवाहरलाल नेहरू का ही कहना था कि वी विल ऑपरेट विद इन द कंट्री, यही बनाओ यही कंज्यूम करो, बाहर से मत मंगाओ, नहीं झेल पाओगे कंपटीशन को। लेकिन जब 90s आते आते देश की हालत बहुत बुरी हो गई, तब उन्होंने कहा कि नहीं, वी हैव टू ओपन अप आवर इकोनॉमी, और फिर वो प्रोसेस शुरू हुआ, जिस प्रोसेस के तहत हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या किया, कनेक्ट करना शुरू किया। सो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस अपने आप क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, अगर आपने क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन। कंट्री लेवल की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक लॉज। कंट्री लेवल पे पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, खत्म होंगे, ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे, खत्म होंगे, तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा। अगर ये दो रिस्ट्रिक्शन होंगे तो ग्लोबलाइजेशन वैसे ही नहीं होगा, और तभी हम कह रहे हैं कि ये क्या हो जाता है, इरेलेवेंट हो जाता है। दैट इज द आइडिया। डन। चले आइए आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने कहा 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से हैं, आ जाओ फटाफट इसको नोट करो। सबसे पहला, इट इज, ग्लोबल कंपनी की बात करते हैं, इट इज कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ, इट इज कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कंट्री में हो सकता है ना, बट linked with now this is the thing we have to keep in mind, common ownership। हमने कहा ओनरशिप नहीं बदलेगा, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जाके ऑपरेट कर लो, ओनरशिप नहीं बदलेगा, ओनरशिप इज गोइंग टू बी व्हाट, सेम। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी कंट्री में अगर हमने अपना यूनिट बनाया तो ओनरशिप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तनिषा, पॉइंट कहां मेंशन हुआ है, कंट्री लेवल पे। डोमेस्टिक लॉस तो अप्लाई होंगे ही ना बालक, आप थोड़ी बोलोगे बाहर की कंपनी आएगी तो उसको कानून फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सर्टेनली डोमेस्टिक लॉज विल बी एप्लीकेबल, राइट, उस पर निश्चित रूप से डोमेस्टिक लॉज एप्लीकेबल होगा। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस के खत्म होने की बात हम बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ व्हाट, कंट्री। अगर पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन खत्म नहीं होगा तो ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा। मैंने आपको क्या बोला, 90s से पहले पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन था, ग्लोबलाइजेशन हुआ क्या इंडिया में, नहीं हुआ। ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ, 90s के बाद, जब आपका एलपीजी जिसको आप कहते हैं पॉपुलरली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जहां धीरे धीरे करके सारे इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड के लिए क्या किया गया, ओपन किया गया। सो अगर पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन है कंट्री पे तो ग्लोबलाइजेशन तो वैसे ही नहीं होगा ना। इजंट इट ऑब्वियस, इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। आ जाइए नंबर 1, इट इज कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स लोकेटेड अराउंड द वर्ल्ड बट लिंक्ड विद व्हाट, कॉमन ओनरशिप। सबसे पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि ओनरशिप इज गोइंग टू बी व्हाट, कॉमन। सेकंड, मल्टीपल यूनिट्स, एक इसमें क्या होते हैं, हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे यूनिट रिसोर्सेज क्या करते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं, ड्रॉज अपन अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। दैट्स द सेकंड पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, कॉमन पूल ऑफ resources, common pool of resources, like क्या क्या resources की बात कर रहे हैं, we can talk about the money, we can talk about the trade name, we can talk about the patent, we can talk about credit, etc. information तो निश्चित रूप से मेंशन करो, information etc. now these are the resources जो क्या होगा, कॉमन होगा, और सारे फर्म इन रिसोर्सेज को क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, इन्हीं रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे होंगे। डन। आ जाओ थर्ड, अब हम कहते हैं कॉमन स्ट्रैटेजी। ऑल यूनिट्स रिस्पॉन्ड टू कॉमन स्ट्रैटेजी। 3 चीजें कॉमन है और यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बताओ क्या क्या चीजें कॉमन है, तो आप कहते हैं सर कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, कॉमन ओनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉमन स्ट्रैटेजी। याद रखना, पहले पॉइंट पे हेडिंग करो, कॉर्नर में रखो, क्या याद रखना है आपको, कॉमन ओनरशिप। दूसरे पॉइंट को क्या देना है नाम, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरे पॉइंट को क्या नाम देना है आपको, कॉमन स्ट्रैटेजी।
डन, ओके। ठीक है, ये हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब चलो जरा, टीएनसी एमएनसी ग्लोबल क्यों कहते हैं? हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए हमारा ये एसएम का ना अभी तक की क्लास का पहला ऐसा सेक्शन होगा जिसको हम एनआरई मेंशन करेंगे। आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटाऊं? डन लिख दिया करो, ओके, दिस डन। शिवा इज नॉट इन क्लास टुडे आई थिंक, है ना? अभी तक तो एक दो बार जरूर बोलता सर रुक जाओ थोड़ी देर, है ना? या ध्यान देना साहब, हम एक नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम सेक्शन बनाते हैं, नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम, राइट? बट ये सेक्शन मैं क्यों बनाता हूँ? ये सेक्शन मैं इसलिए आपको दूंगा, ये EIS में थोड़े ज़्यादा होंगे, SM में बहुत ही कम होंगे। जैसे आपने देखा कि इतने क्लास के बाद आपको सिर्फ एक मिला। NRE सेक्शन होगा हमारा नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम, बट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ट्विस्ट होता है तो ये आपको हेल्प कर देगा एग्जाम में कि आप उसको क्या कर सको, डील कर सको, उसको आप आंसर कर सको, ठीक है? अब जरा गौर करना, जब अपन ग्लोबल जाते हैं तो ग्लोबल जाने के लिए, जब आप ग्लोबल जाना चाहते हो, गोइंग ग्लोबल, तो ग्लोबल जाने के लिए आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं जिसको अपन कहते हैं ग्लोबल इंडस्ट्री कंटिनम। ग्लोबल इंडस्ट्री कंटिनम आपको सोचना भी नहीं है उसके बारे में, लिखना भी नहीं है उसके बारे में, बस आपको उसका क्रक्स सीख लेना है, निचोड़ जान लेना है, ठीक है? जरा गौर करना, ग्लोबल इंडस्ट्री कंटिनम में हमारे पास दो एंड होते हैं, दो एक्सट्रीम एंड है हमारे पास। देखो, एक एंड मैंने यहां बनाया और एक एंड हमने दूसरे साइड बनाया। ये दो एक्सट्रीम एंड होते हैं, and this will decide that how you are going to operate in a global industry, how you are going to operate in a global industry। कृति उसकी चिंता मत करो, तो अगर कुछ, ठीक है, इसको कहते हैं ग्लोबल इंडस्ट्री कंटिनम। ध्यान से सुनना, ग्लोबल इंडस्ट्री कंटिनम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मान लो आप ग्लोबल जाना चाहते हैं, राइट? सो ग्लोबल जाने के आपके पास कितने तरीके हैं? तो आप कहते हैं सर मेरे पास दो एक्सट्रीम तरीका है। क्या है? दो एक्सट्रीम तरीका है। एक तरीका ये होता है कि मान लो अगर आप एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और आप किसी तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं और आप 3 कंट्री में गए, मान लो ये है कंट्री 1, ये है कंट्री 2, कंट्री 3। आपने क्या किया, तीनों कंट्री में अलग अलग यूनिट्स बनाए, कंट्री 1 के लिए, कंट्री 2 के लिए, कंट्री 3 के लिए, ठीक है? और वो जो यूनिट है आपका, यहां भी यूनिट है, यहां भी यूनिट है, यहां भी यूनिट है, और उस यूनिट को आप डिसीजन मेकिंग की ताकत देते हैं और डिफरेंट कंट्री के लिए आप डिफरेंट प्रोडक्ट वहां के डोमेस्टिक मार्केट के डिमांड के हिसाब से लॉन्च कर देते हैं। आपने क्या किया, आपने कहा PDT1 फॉर कंट्री 1, PDT2 फॉर कंट्री 2, PDT3 फॉर कंट्री 3। आपने क्या किया, 3 अलग अलग कंट्री के लिए 3 प्रोडक्ट लॉन्च किया, वहां के डोमेस्टिक मार्केट को नजर में रखते हुए। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो डोमेस्टिक मार्केट के यूनिट होते हैं ना, इनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आती है। They will try to understand the domestic demand, and depending on the domestic demand, they will be designing the product under the guideline of what? The parent company, the X private limited। X private limited किस कंट्री का है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। So अब क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डोमेस्टिक मार्केट, यू हैव 3 डोमेस्टिक मार्केट एज कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, और 3 डोमेस्टिक मार्केट के लिए आपने क्या किया, 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए। दिस इज द वन वे टू गो फॉर ग्लोबलाइजेशन। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है? सेकंड देखना, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये आपका सेकंड एंड है, सेकंड एक्सट्रीम है, कि सपोज यू आर वाई प्राइवेट लिमिटेड, आप एक कंपनी है वाई प्राइवेट लिमिटेड, आपने एक प्रोडक्ट बनाया एंड दैट प्रोडक्ट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। आपने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया और आप क्या कहते हैं, उसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को, द सेम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज सोल्ड वर्ल्ड वाइड। आपने क्या किया, मान लो आप 3 कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, तो आप क्या करते हैं, सेम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को आप तीनों कंट्री में बेच रहे हैं। तो ये दो एक्सट्रीम एंड होता है, जहां आप एक जगह क्या करते हैं कि मार्केट के डोमेस्टिक नीड्स के हिसाब से आप प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, उनको बेच देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया और उसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को आप मल्टीपल कंट्री को बेचते हैं। ये इसी को कहते हैं ग्लोबल इंडस्ट्री कंटिनम। अब जरा गौर करना,
जब आपने अलग अलग डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया और बेचा, उस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट क्या होता है, हाईली कस्टमाइज्ड होता है एज पर द नीड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन अगर आपने एक ही प्रोडक्ट बना के पूरी दुनिया में बेचा तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है और सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड वर्ल्ड वाइड। अब मान लो टीवी की बात कर लो, अब सोनी का टीवी है, इंडिया में खरीदो या दुनिया के किसी भी कोने में खरीदो, आपको उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। सो दे मेक अ टीवी एंड सेल इट वर्ल्ड वाइड, राइट। वो क्या करते हैं, एक टीवी बनाया और पूरी दुनिया में क्या कर दिया, उस टीवी को बेच दिया। लेकिन मान लो इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करो, अब एक इंश्योरेंस की कंपनी है जो यूएस में भी ऑपरेट करती है और इंडिया में भी ऑपरेट करती है, तो उनको वहां के लॉज को फॉलो करना होता है और इंडिया का जो इंश्योरेंस लॉ है उसके अकॉर्डिंगली उनको क्या करना होगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिजाइन करना होगा। जाहिर सी बात है वो इंडियन लॉज के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इंश्योरेंस कंपनी को देखोगे डिफरेंट कंट्री में वहां के लॉज को फॉलो करते हुए, वहां की डिमांड को फॉलो करते हुए वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। बट टीवी में ऐसा नहीं होता, इंडिया के लिए अलग से टीवी नहीं बनाया जाता, राइट। तो इस तरह से देख सकते हैं दो स्ट्रैटेजी को। अगर आपने अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाया, इसे कहा जाता है मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी, इसे कहते हैं मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी, ठीक है। और अगर आपने एक ही प्रोडक्ट बना के पूरी दुनिया में बेचा, इसे कहते हैं ग्लोबल स्ट्रैटेजी, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल स्ट्रैटेजी। तो इंश्योरेंस कंपनीज किस तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, आप बोलना मल्टी डोमेस्टिक। और मैं आपसे पूछूं टीवी सोनी किस तरह का कंपनी है, तो आप बोलना ग्लोबल कंपनी है वो। मैं आपसे पूछूं नेस्ले कैसी कंपनी है, आप बोलोगे ग्लोबल कंपनी है, क्योंकि वो वही चॉकलेट क्या करती है, पूरी दुनिया में बेचती है। ऐसा तो नहीं कि इंडिया के लिए वो स्पेशल कुछ बना रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। दे हैव द ब्रांड एंड दे सेल इट वर्ल्ड वाइड। सो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में बेचा जा रहा है। देन देयर कम्स समथिंग इन बिटवीन। अब क्या होता है, तीसरी स्ट्रैटेजी सुन लो। अब देयर आर सर्टेन इंडस्ट्री, जैसे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, खास करके आपको यहां ये दिखाई देगा रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप देखोगे कि दे सेल सम प्रोडक्ट व्हिच इज स्टैंडर्ड इन नेचर एंड दे आल्सो सेल सम प्रोडक्ट व्हिच इज डोमेस्टिक इन नेचर। तो ये क्या करता है, दोनों को मिक्स कर देता है, दोनों स्ट्रैटेजी को। तो आप क्या कहते हैं कि मल्टी डोमेस्टिक के को भी हमने यहां लेके आए इसके फीचर को, प्लस और जो हमारा ग्लोबल था इसके फीचर को भी लेके आ गए। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, दोनों के फीचर को यूज करती है। और जब दोनों के फीचर को यूज करते हैं आप, दैट कंपनी इज कॉल्ड एज व्हाट, टीएनसी। उसको कहते हैं ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी। क्या बुलाओगे इसको, ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी कहते हैं इसको। ये तीन स्ट्रैटेजीज हैं बेसिकली आपके लिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ग्लोबल जा सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज मल्टी डोमेस्टिक, वन इज कॉल्ड एज ग्लोबल स्ट्रैटेजी, और जहां दोनों का मिक्सचर होगा तो क्या कहलाएगा, ट्रांसनेशनल स्ट्रैटेजी कहलाएगा। और जो कंपनी ट्रांसनेशनल नेचर की होती है उन्हीं को टीएनसी कहते हैं। था ना एक टर्म, जो कंपनी ग्लोबल जाती है उनको अपन टीएनसी भी कहते हैं, एमएनसी भी कहते हैं, ग्लोबल भी कहते हैं। एक बात तो समझ रहे हो कि टीएनसी का ऑपरेशन का तरीका अलग होगा, ग्लोबल का ऑपरेशन का तरीका अलग होगा, मल्टी डोमेस्टिक का ऑपरेशन का तरीका अलग होगा, लेकिन सबको हम एक शब्द में बुला लेते हैं एंड दैट इज व्हाट, एमएनसी। सबको क्या कह देते हैं, कलेक्टिवली एमएनसी कह देते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा जहां तक पॉसिबल हो, ठीक है। आगे बढ़ो। नाउ वी हैव अ कॉन्सेप्ट, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, एंड दैट इज अ सुपर नेशनल एंटरप्राइज। एक होता है आपका इंटरनेशनल, अब आप बात कर रहे हैं किसकी, सुपर नेशनल एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, सुपर नेशनल एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, सुपर नेशनल एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, राइट। सिंपल है, फटाफट नोट करो इसके बारे में। इट इज अ वर्ल्ड वाइड एंटरप्राइज chartered by a substantially non-political international body like World Bank, WTO, etc. अब मान लो हम कह रहे हैं सुपर नेशनल, तो ये मल्टीनेशनल इंटरनेशनल के से भी बहुत ऊपर है। सुपर नेशनल एंटरप्राइज कौन सा एंटरप्राइज हो सकता है, दैट इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग जिसके बारे में सोचा जा रहा है। तो अपन कहते हैं सुपर नेशनल एंटरप्राइज ये वो होगा जिसपे किसी भी तरह का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। एक ऐसी कंपनी जो सारी कंट्री से ऊपर है, जिसपे किसी का ओनरशिप ना हो, कोई कंट्री उस पर हक नहीं चला सकती कि ये मेरी कंपनी है, राइट।
और अगर किसी कंट्री ने अलाउ किया तो ये सुपर नेशनल एंटरप्राइज जो है उस कंट्री में जाके क्या कर सकती है, किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, किसी तरह के परफॉर्मेंस को कर सकती है, राइट। बट इस पे किसी पॉलिटिकल आप कह सकते हैं किसी कंट्री का कोई अधिकार नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट चार्टर्ड बाय अ सब्सटेंशियली नॉन पॉलिटिकल बॉडी लाइक WTO। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, IMF की बात कर ले अगर हम, या फिर हम वर्ल्ड बैंक की बात कर ले, इस तरह का एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी उसको क्या कर रहा होगा, रन कर रहा होगा। सच एंटरप्राइज कैन बी सेड एज व्हाट, सुपर नेशनल एंटरप्राइज। इसको क्या कह सकते हैं, सुपर नेशनल कह सकते हैं। इट ऑपरेट्स एज अ प्राइवेट बिजनेस, ये प्राइवेट बिजनेस की तरह ही ऑपरेट करेगा, बट विदाउट डायरेक्ट ऑब्लिगेशन, इस पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा, बट विदाउट डायरेक्ट ऑब्लिगेशन। इट ऑपरेट्स या इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड business services to countries which allow it to enter। अब जिस कंट्री ने कहा कि नहीं ठीक है आप हमारे यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करिए, वहां जाके ये क्या कर सकता है, सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। इट कुड सर्व ऑल नेशंस without being specially attached to any of them। ये है कॉन्सेप्ट किसका, सुपर नेशनल एंटरप्राइज का। ध्यान में रखिएगा, एक बार एग्जाम में आ चुका है। क्या बोलोगे, सुपर नेशनल एंटरप्राइज किसको कहा जाएगा, तो आप बोलोगे सर ऐसे एंटरप्राइज को हम सुपर नेशनल एंटरप्राइज कहेंगे जिसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा किसी को लेके, जो किसी के अधीन नहीं होगा, किसी कंट्री का उस पर कमांड नहीं होगा। जिस कंट्री ने अलाउ किया वो वहां जाके बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, वहां प्रमोट कर सकता है उस कंट्री में, बट उस पर किसी तरह का हक किसी कंट्री का नहीं होगा। सो इसलिए मैं कह रहा था समथिंग विच इज एबव ऑल, विच इज एबव ऑल, विच इज फॉर ऑल, यू नो, वो भी इस कंडीशन के साथ क्या आप उसको क्या करें, अलाउ करें। सच इस कंपनी विल बी सेड एज व्हाट, सुपर नेशनल। इसको क्या कहा जाएगा, सुपर नेशनल, कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल बॉडी एंड वॉन्ट बी कंट्रोल्ड बाय एनी कंट्री, जिसपे किसी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होगा। आप जानते हैं ये सारी बातें कहने की होती हैं। क्या WTO पे कंट्रोल नहीं है क्या, आप जानते हो ना, ये सारी बातें कहने की होती हैं, बट ठीक है, ध्यान में रखना, एग्जाम में एक बार आ चुका है। Why do companies go global? ठीक है, अब ये एक टॉपिक है, इसको दूसरी तरह से कैसे आपसे पूछा जा सकता है, रीजंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या कारण है कि ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ा, क्या कारण है ग्लोबलाइजेशन का, रीजंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो, सुपर नेशनल एंटरप्राइज हम कह रहे हैं, सुपर नेशनल एंटरप्राइज ऐसे एंटरप्राइज को कहा जाएगा जिसपे किसी कंट्री का अधिकार ना हो, जिसपे किसी कंट्री का अधिकार ना हो, जिसका किसी कंट्री के लिए ऑब्लिगेशन ना हो, राइट। एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नॉन पॉलिटिकल बॉडी विच में ऑपरेट इन एनी कंट्री और ऑल कंट्री, बट नन ऑफ द कंट्री विल बी कंट्रोलिंग इट, लेकिन कोई भी कंट्री उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। जैसे हमने कहा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना, फ्री ट्रेड को एडवोकेट करना, एडवोकेसी करना। फ्री ट्रेड का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि सारे ट्रेड बैरियर्स खत्म कर दिए जाए ताकि पूरी दुनिया में सारे कंट्री क्या कर सके, साथ में ग्रो कर सके। सो वो क्या है, अबव ऑल। तो लाइकवाइज हम कहते हैं कि सम एंटरप्राइज जो किसी कंट्री का ना हो, जिसपे किसी का कंट्रोल ना हो, और वो वर्ल्ड वेलफेयर के लिए काम कर रहा होगा, बेसिकली पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री को वो बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है।
and that will be controlled by some, owned by some या chartered by some non-political body like WTO और IMF की हम बात कर रहे हैं. वो क्या है? Non-political body. WTO is not a political body. World Bank is not a political body. Any country can approach the World Bank for loan. वो सबको मदद करते हैं, राइट? सो क्या है, आप कहते हैं सर वो एवब नेशंस हैं, वो कुछ ऐसा है जो सुपर नेशनल नेचर का है. सो उसी तरह की कंपनी को अपन यहाँ क्या कह रहे हैं? सुपर नेशनल एंटरप्राइज कह रहे हैं. हम कह रहे हैं ऐसी कंपनी अगर बनाई जाती है जिसपे किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता, विच इज चार्टर्ड बाय सम नॉन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एनी कंट्री, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो प्राइवेट बिजनेस की तरह ऑपरेट करेगा, बट इसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा, ऐसे कंपनी को कहते हैं सुपर नेशनल एंटरप्राइज, राइट? अच्छा कॉन्सेप्ट है. वाई डू कंपनीज गो ग्लोबल? अच्छा गौर करना, आपको क्या करना है इसमें, रीजंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को बताना है कि क्या कारण है ग्लोबलाइजेशन के. और यहां एक बड़ा मैंडेटरी सा नोट सेक्शन बनाओ, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ रीजंस, और आपको क्या करना है, सारे रीजंस को आपको दिमाग में रखना होगा. तो क्या करिए, एक नोट सेक्शन बनाइए और फटाफट रीजंस को नोट करते चलो. सबसे पहले नोट सेक्शन में क्या क्या रीजंस है हमारे पास जिसके लिए हम ग्लोबलाइजेशन जाते हैं. सबसे पहला आप कहते हैं नीड टू ग्रो. आप देखोगे हर एक बिजनेस क्या करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, एंड फॉर दैट पर्पस दैट गोज टू ग्लोबलाइजेशन. श्रिंकिंग टाइम एंड डिस्टेंस, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे. टाइम एंड डिस्टेंस क्या होगा, श्रिंक होगा, रिड्यूस होगा. सो वो भी एक क्या हो सकता है, मोटिवेटिंग फैक्टर है किस चीज के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए. इनएडिक्वेट डोमेस्टिक मार्केट, इसको पहले नोट कर लो आप, फिर मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करूंगा. इनएडिक्वेट डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट आपका पर्याप्त नहीं है. नंबर 4, रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो पहले बहुत हाई था वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है. ये भी एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है. चीपर रिसोर्सेस, एक्सेस टू चीपर रिसोर्सेस, अगर आपको सस्ता रिसोर्स मिलता है तो भी आप जाते हैं. बिग एंड ओपन फॉरेन मार्केट, आप देख रहे हैं कोई पर्टिकुलर फॉरेन मार्केट है जहां पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज ओपन टू ऑल, आप वहां जाकर ऑपरेट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आप वहां जाकर ऑपरेट करना चाहोगे. नंबर 7, rise of services to constitute the largest single sector in world economy. In world economy. Number 8, collapsing trade barriers. Collapsing trade barriers. And number 9, opportunity of strategic alliances. इन 9 पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करना है, अविरल. ये एक कॉन्सेप्ट है बालक, है ना. सुपर नेशनल की जो बात कर रहे हो ना आप, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है. तो देखने को मिलेगा आपको, डोंट वरी, इस तरह की कंपनी भी आपको देखने को मिलेंगी सुपर नेशनल नेचर की. डन. ये 9 है और हमें ये 9 को मेंशन करके आना होता है, ठीक है. सो कोई की पॉइंट नहीं दिया इन्होंने स्टडी मैट में. आईसीए ने क्या किया है, स्टेटमेंट बनाया है, राइट. और उन्होंने 9 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, जिन 9 स्टेटमेंट वो 9 बेनिफिट की बात करते हैं. बट हमें क्या करना था, इसे की पॉइंट में बनाना है. 9 है हमारे पास, और मैं इसको कोड भी दूंगा आपको, नेमोनिक दूंगा इसके लिए, क्योंकि 9 पॉइंट है तो एक साथ ध्यान में रखना होगा आपको. सो आई विल बी गिविंग यू द नेमोनिक एज वेल, ताकि आप इसे आसानी से क्या कर सके, दिमाग में रख सकें, ठीक है. अब फटाफट समझते चलो. लिख लिया सबने? टेल मी वेदर इट इज डन और नॉट. Whether it is done or not.
तनिषा, हाँ कोई बात नहीं, पेजेस काउंट मत करिए, पेजेस काउंट मत करिए, है ना, डोंट काउंट द पेज। अभी ध्यान से पढ़ो। चलिए पहले की बात करते हैं। पहले को डिस्कस करने की जरूरत है क्या? आप जानते हैं ना, हर एक कंपनी क्या करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। ये नेचर होता है, ये टेंडेंसी होती है किसी भी कंपनी की, कि जैसे ही एक्चुअली जब आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं ना, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो हम कहते हैं सर पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, सर्वाइवल के बाद स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बाद ग्रोथ। तो ग्रोथ करना एक नेचुरल टेंडेंसी है हर एक कंपनी का। और जब भी कंपनी को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो कंपनी क्या करना चाहती है? ग्रो करना चाहती है। सो नीड टू ग्रो, ये एक बहुत ऑब्वियस रीजन है जिसके लिए ग्लोबलाइजेशन होता है। तो नीड टू ग्रो का मतलब क्या? आप कहते हो सर टू अर्न मोर प्रॉफिट, टू सेल मोर प्रोडक्ट, वी हैव टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स एंड दैट इज व्हाई वी गो टू ग्लोबल मार्केट। ठीक है, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है हमें। सेकेंड आना, श्रिंकिंग टाइम एंड डिस्टेंस। सो टाइम एंड डिस्टेंस का जो श्रिंक होना है ना, ये कुछ कारणों से है। जैसे आपने कहा कि सर सबसे पहला कारण तो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का एडवांस होना। आज के डेट में हमने क्या कहा था? हमारे पास बहुत ही हाई स्पीड कार्गो और हाई स्पीड शिप्स अवेलेबल है, जो टन्स ऑफ मटेरियल को बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का जो अफेक्ट था पहले, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और फिर हमने कहा था सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप दिमाग में रखो हमेशा, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। वी हैव सेवरल न्यू मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी से, आसानी से, कम कॉस्ट में कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसने भी क्या किया? ग्लोबलाइजेशन को आसान कर दिया। So shrinking time and distance, when you have to discuss, you may refer to transportation and communication, और इसके थ्रू आप time and distance को क्या करते हैं? shrink होता हुआ दिखा सकते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट पे दिक्कत हो रोक देना, मुझे बात कर लेंगे अपन। सेकेंड है inadequate domestic market। जापान में क्या हुआ था? अगर आप जापान की बात करो, सो वहां क्या हुआ? जापानीज कंपनी प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंपनीज है, राइट। प्रोडक्शन ओरिएंटेड मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखोगे कि दे एम्फसाइज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, दे प्रोड्यूस इन बल्क एंड देयर पर यूनिट कॉस्ट इज वेरी लेस। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या हुआ था? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे रीच्ड अ लेवल ऑफ सैचुरेशन। एक ऐसा पॉइंट आया जहां जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की कंपनीज थी, वो सब सेम प्रोडक्ट बना रहे थे, सेम क्वालिटी का, ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट पे, राइट। और उनका डोमेस्टिक मार्केट पूरी तरह से सैचुरेट हो गया। मतलब उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत हाई थी और उसके हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड ही नहीं था। और आप एक बात तो जानते हैं कि अगर आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन को घटाओगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपका क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी थी वो हैम्पर हो जाती। जाहिर सी बात है, आप प्लांट को मैक्सिमम कैपेसिटी पे हमेशा ऑपरेट करना चाहते हैं अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, तो वरना वो लॉस होगा। इतना तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना आप, आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा इस चीज को। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन था? उन्होंने कहा आवर डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट एडिक्वेट, ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, आई नीड सम मार्केट जिसको मैं एक्सेस करूं और जहां जाके मैं अपना प्रोडक्ट बेचूं। एंड देन दे एंटर्ड इनटू यूएस मार्केट। फिर वो कहां गए? यूएस मार्केट में गए। तो होता क्या है, अगर आपका डोमेस्टिक मार्केट पर्याप्त नहीं है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपको लगता है मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत हाई है किसी इंडस्ट्री की और उतना मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप उसको बाहर जाके बेचने की टेंडेंसी में आओगे। इसी को कहते हैं इनएडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड। क्या बोला हमने? इनएडिक्वेट डोमेस्टिक मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ? जो डोमेस्टिक डिमांड है वो सफिशिएंट नहीं है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को मैच करने के लिए, कम है। तो हमें क्या करना होगा? दूसरे मार्केट को एक्चुअली सर आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग पेपर पेज नंबर इन माय नोटबुक, सो हिट 100, इट्स ओके। सोन आई विल आल्सो हिट 94। दिव्या का कहना है। तो आप सबका लिखने का अपना अपना स्टाइल होगा, अकॉर्डिंगली पेज नंबर विल वेरी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या था? हाई था। बट वी नो दैट वी हैव न्यू मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, न्यू देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो आपको कार्गो सर्विसेज या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बहुत कम्पिटिटिव प्राइसिंग में, बहुत सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी के साथ। तो ये भी मोटिवेट करता है। चीपर रिसोर्स। अब इंडिया में आईटी हब्स है ना, और बाहर की जितनी कंपनी है वो इंडिया को आउटसोर्स करती है और इंडिया से क्या करती है? आपने पहले भी याद करो, अपन डिस्कस किया था, आज तक इंडिया में कोई क्रेडिबल सॉफ्टवेयर नहीं बना है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप प्राउडली कह सके यस दिस इज मेड इन इंडिया। नहीं कह पाओगे ना? क्यों नहीं कह पाओगे? बिकॉज दे आर डूइंग जस्ट द आउटसोर्सिंग।
तो जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो आईटी फर्म्स हैं, वो आईटी फर्म्स क्या कर रहे हैं, इंडिया को आउटसोर्स कर रहे हैं और इंडिया में अपना काम करवा रहे हैं। ना व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट? तो आप कहते हैं कि जो इंजीनियर इंडिया में 40,000, 35,000 या 50,000 में आप हायर कर लेते हैं, उसी इंजीनियर को, सेम कैपेबिलिटी, सेम स्किल के इंजीनियर को अगर आप यूएस में हायर करने जाओगे, यू विल हैव टू पे 4 टाइम्स और 5 टाइम्स मोर देन दैट। तो अगर आप उसको यहाँ 30,000 पे कर रहे हो, वहां आपको 1.5 लाख देना पड़ेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग कि वहां की कंपनीज को क्या मिल रहा है, चीप लेबर मिल रहा है, और उस चीप लेबर को एक्सेस करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, आपको आउटसोर्स कर रहे हैं। एक टाइम था जब एकदम से जो टेक्सटाइल कह सकते हो आप इंडस्ट्री में एकदम से उछाल आया था, और बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेज बने थे जहां कपड़े को बना के बेचा जाता था। ये पता है क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि बाहर के जो कपड़ों के ब्रांड थे ना, वो बन गए भाई साहब, उन्होंने इतना कमाया, आप सोच भी नहीं सकते, इतना कमाया उन्होंने। और पता है कैसे कमाया? कि वहां का लेबर कॉस्ट बहुत हाई था, तो उस लेबर कॉस्ट पे उनका मार्जिन कम था, तो उन्हें एक ऐसा मार्केट दिखा लेबर का इंडिया, कि उन्होंने कहा कि बस मौज है। उन्होंने क्या किया, आउटसोर्स करना शुरू किया। यहाँ के लोगों से वो मैन्युफैक्चर कराते थे, और आप जानते हैं यहाँ लेबर को कितना मिलता है, 3,000 4,000 में लेबर उपलब्ध हो जाते थे, जिसके लिए उन्हें वहाँ शायद 60,000 70,000 1 लाख रुपए देना पड़ता, राइट। सो इतना मार्जिन था उनका, यू वॉन्ट बिलीव इट, वहाँ के बहुत सारे लोगों ने बहुत कमाया चीप रिसोर्स को एक्सेस करके, कहाँ, इंडिया में। सो अगर आपको कहीं भी चीपर रिसोर्स मिलता है, तो जाहिर सी बात है आप उसको एक्सेस करना चाहोगे। आप कहते हैं आईटी आउटसोर्सिंग टू इंडिया इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल। इंडिया को जो आईटी आउटसोर्सिंग हो रहा है, सो वो एक क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इस बात का कि उन्हें क्या मिल रहा है, चीपर रिसोर्स मिल रहा है। बिग एंड ओपन फॉरेन मार्केट, तो जैसे ही आप फॉरेन मार्केट को ओपन देखोगे, वॉलमार्ट इंडिया क्यों आया, पॉलिसी बनाएगी कि आ जाओ जी। कोई भी कंपनी क्यों आती है, क्योंकि आप पॉलिसी बनाते हैं जी, आ जाओ जी, राइट। सो यू आर ओपनिंग द गेट एंड यू आर अ बिग मार्केट, सो एवरीबडी विल ट्राई टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट, यस और नो? यस। वो क्या चाहेंगे कि चलो इस मार्केट को एक्सप्लॉइट किया जाए, इस मार्केट से प्रॉफिट अर्न किया जाए। सो बिग एंड ओपन मार्केट अगर आपको दिखेगा, यू विल गो फॉर ग्लोबलाइजेशन। Rise of services to constitute the largest single sector in the world economy. So जाहिर सी बात है, single industry is created. Collapsing trade barriers and opportunity of strategic alliances. Obviously trade barrier पे पहले डिस्कशन कर चुके हैं, दोबारा जरूरत नहीं है। Strategic alliances you may form. अगर किसी फॉरेन मार्केट एंटर करते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि वहां के फॉर्म के साथ आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म कर सकते हैं, और स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म करके आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन रीजंस ऑफ व्हाट, ग्लोबलाइजेशन। कोलैप्स का मतलब खत्म होना, बालक। कोलैप्स का मतलब क्या होना, खत्म होना। ट्रेड बैरियर का कोलैप्स करने का मतलब खत्म होना, राइट। कोलैप्सिंग ट्रेड बैरियर, याद रखना, कोलैप्स करने का मतलब क्या होना, खत्म होना। सो ट्रेड बैरियर क्या होता है, खत्म होता है, राइट। सो जैसे ट्रेड बैरियर खत्म होगा, बाहर आपको एंटर करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और अपॉर्चुनिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेज आर आल्सो देयर। आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज भी फॉर्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। जैसे देखो, छोटा सा एग्जांपल लो, टोबैको इंडस्ट्री इन इंडिया, अभी लिखने का नहीं है, ठीक है, सुन लेने का है, जहां दिल करे वहां एग्जांपल फिट कर देना। टोबैको इंडस्ट्री इन इंडिया, पता है क्या हुआ, हुआ क्या, इंडिया में एकदम से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हो गई, और जब इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ कॉन्शियस हुई, तो उन्होंने क्या किया, टोबैको प्रोडक्ट पे बैन लगाना शुरू किया। जब 2 स्टेट में बैन लगा इनिशियली, तो जितनी भी टोबैको कंपनीज थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उन्हें इस बात का डर था कि अगर पैन इंडिया बैन लगा तो हम तो गए, क्योंकि ये क्या कर रहे थे टोबैको कंपनीज, वो टोबैको बना रही थी, राइट। जैसे हम कहते हैं विमल, सो विमल वाज व्हाट, विमल वाज बेसिकली अ गुटखा, है ना। ये क्या था, गुटखा था, एंड दैट वाज अ कंप्लीटली व्हाट, टोबैको प्रोडक्ट। सो अब क्या किया, गुटखा पे जैसे ही कुछ स्टेट में बैन लगना शुरू हुआ, तो इस तरह की कंपनीज के लिए बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट हो गया। क्या कंसर्न था इनका, कि इनकी इसी काम में क्या थी, एफिशिएंसी थी। तो अब इनको डर ये इस बात का था कि अगर गवर्नमेंट ने पैन इंडिया बैन किया, हम तो बंद हो जाएंगे, हम तो शट डाउन हो जाएंगे, राइट। सो क्या हो रहा है, डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शन बढ़ रहा है। तो देखो क्या होगा, आप रिस्ट्रिक्शन बढ़ा रहे हो, आप कंपनी को कह रहे हो बंद करो गुटखा, कह रहे हो ना आप, अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के आसपास के कंट्री में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विमल बट मोस्ट ऑफ द टोबैको कंपनीज ने यही किया था। इंडिया के आसपास के कंट्रीज जैसे नेपाल हो गया, ठीक है, जैसे बांग्लादेश हो गया, इन कंट्रीज को क्या किया उन्होंने, एक्सेस करना शुरू किया।
और जो सिर्फ इंडिया में थे टोबैको मैन्युफैक्चरर्स, गुटखा मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने क्या किया, नेपाल में प्लांट्स लगाए, उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश में प्लांट्स लगाए, राइट। और इंडिया में उन्होंने क्या किया, गुटखा के साथ साथ माउथ फ्रेशनर लॉन्च किया। आपने नोटिस किया होगा हर एक वो कंपनी जो पहले गुटखा बनाती थी आज के डेट में माउथ फ्रेशनर बना रही है, क्योंकि इन्हें पता था कि कल के डेट में बंद होगा, और बंद होगा तो हम शट डाउन हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो एडजेसेंट कंट्रीज हैं, आसपास की कंट्रीज हैं, जैसे हम नेपाल बांग्लादेश की बात करी मैंने, वहां प्लांट लगाए और वहां वो आज भी गुटखा बना रहे हैं और वहां बेच रहे हैं, राइट। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, वो शिफ्ट कर गए, कहां से कहां, गुटखा से किस पे, माउथ फ्रेशनर पे। देखो डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शन बढ़ा, फर्म कहां निकली, बाहर निकल गई तुरंत, क्योंकि वो अपना ऑपरेशन शट डाउन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें उनकी एफिशिएंसी थी। उन्हें एक नया मार्केट चाहिए था, और नेपाल बांग्लादेश जैसे मार्केट उन्हें मिल गए। और उन्हें पता है कि नेपाल बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो कभी अभी आने वाले बहुत सालों तक अलाउ नहीं कर पाएगी कि गुटखा जैसे प्रोडक्ट को क्या कर सके, बैन कर सके। वो नहीं कर पाएंगे टोबैको को बैन। तो उनके पास क्या हो रहा है, टाइम मिल रहा है ऑपरेट करने का। तो क्या हो रहा है, डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शन बढ़ाओगे, फॉर्म कंट्री से बाहर जाएंगे। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को क्या मिलता है, प्रमोशन मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखने का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लोबलाइजेशन। हमें क्या करना है, उन सारे पॉइंट्स को ब्रीफ कर देना है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है ना, एक स्टोरी थी ना। देखो एक बीमारी है, एक टाइप की बीमारी है, जो मैं आपको सलाह दूंगा तो आप मेरी बात मानोगे क्या? आप मेरे लिए, अपने सर के लिए एक बीमारी पालोगे? पहले जवाब दो हाँ या ना, जवाब दो हाँ या ना। अगर आपके सर बोले कि नहीं एक खास तरह की बीमारी है जो आपको पालना है अपने अंदर, तो पालोगे क्या आप वो बीमारी? और उस बीमारी का नाम क्या है? देखो, उस बीमारी का नाम है पॉजिटिविटी। उस बीमारी का नाम है बीइंग पॉजिटिव ऑलवेज, व्हाटएवर इज द सिचुएशन। आप टेस्ट देने जा रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका दामन मत छोड़ना। किसका दामन? पॉजिटिविटी का दामन। एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। और ये बहुत बेहतरीन चेंज लेके आएगा लाइफ में। कुछ भी होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो वो भी अच्छे के लिए हो रहा है ना। कुछ भी होता है ना तो अच्छे के लिए होता है। और पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, वेदर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ टेस्ट, वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, वेदर यू आर सॉल्विंग द लाइफ प्रॉब्लम्स, यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव वाइब्स को क्या करना है? खुद से दूर रखना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जितनी दूरी बना सको बना लो। अगर कोई बहुत आपका चाहता है, बहुत अच्छा दोस्त है, और अगर वो भी आपसे नेगेटिव टॉक करता है तो उससे दूरी बनाओ। लाइफ बहुत छोटी है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब बूढ़े हो जाओगे ना तो फील करोगे वन लाइफ वाज नॉट एनफ, बहुत सारे काम मेरे अधूरे रह गए। तो आपको इसी जिंदगी को 2 बार जीना होगा, वरना सब पछताते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब 80 साल के होते हैं ना तो वो कहते हैं ओह वन लाइफ वाज नॉट एनफ, तो काश ऐसा होता कि एक जिंदगी और मिल जाती। वो मिलने की नहीं है, हमें इसी लाइफ को 2 बार जीना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास नेगेटिव लोगों के लिए, नेगेटिव बातों के लिए हमारे पास जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हो। क्या करना है? सारे नेगेटिव थॉट्स को साइड रख देना है। टेस्ट है, आई हैव टू अपीयर, आई विल अपीयर विद फुल फोर्स, आई विल स्कोर हाई। मतलब जितना मैं जानता हूं उतना तो मैं सही करके आऊंगा, राइट। हर एक चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना आज से आप लोग शुरू कर दीजिए, और कभी भी नेगेटिव मत सोचना किसी भी चीज को लेके, आपके लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट को लेके। कुछ भी होता है ना, मैं हमेशा कहता हूं अच्छे के लिए ही होता है, राइट। लेकिन आपका एफर्ट कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए। आपका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? राइट होना चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन कर दी, नथिंग कैन बीट यू। कोई आपको बीट नहीं कर सकता। हमेशा याद रखना, है ना। आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं। कभी ये मत सोचना कि मेरे को क्या मतलब, आई एम इंडिविजुअल पर्सन, आई हैव टू लिव माई लाइफ, नाउ दैट वॉन्ट हैपन। ऐसा नहीं होता। आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट सर्टेनली आपसे लोग कनेक्टेड है, एंड देयर आर लॉट ऑफ वेल विशर्स एज वेल।
देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्सपेक्ट यू टू परफॉर्म हाई, जो उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ोगे, जो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत एक्सेलेंट करोगे अपने करियर में, अपने लाइफ में। वो आप वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जितना भी पॉजिटिव एनर्जी मिल सके लेने का, और जितने नेगेटिव लोग हैं ना उनको कहना है टाटा बाय बाय, भाई मेरे को मतलब नहीं है आपसे, राइट? उनसे दूरी बना के रखने का है। एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। इसको एक ना बीमारी बना लो। ऑलवेज कीप स्माइलिंग नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी मुश्किल आए, उसको लांग के आगे बढ़ना सीखो, उसको क्रॉस करना सीखो, है ना? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे देखोगे मुश्किलें अपने आप हल होती जाएंगी। हमारे एग्जाम में अभी बहुत टाइम है, लेकिन अगर हमने राइट अप्रोच के साथ कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर दिया, ना ही आप सारे पेपर को क्रैक करोगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ रैंक लेके आओगे। लेकिन आपको क्या करना होगा? यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान, यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, यू हैव टू मेंटेन योर पेस, यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट। आज शाम में 7 बजे नेट 7 o'clock पे आपका लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक पे जाना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं, टेक इट इजी, एकदम चिल होके नहीं कहते हैं जिसको, क्योंकि 30 मिनट्स विल बी मोर देन एनफ टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस। कोई गलती नहीं करना है, सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और सारे ऑप्शंस को प्रॉपर्ली मार्क करना है, ठीक है? कल हम छोटा सा राइटिंग पार्ट हमारा बाकी है, उसको करेंगे, और उसको करने के बाद हम 3rd चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। 3rd चैप्टर विल हार्डली टेक 2 lectures और 2.5, जो भी होगा देख लेंगे, राइट? सो टुमारो वी विल स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3। आज निश्चित रूप से आप शाम में टेस्ट में अपियर होंगे, और टेस्ट में अपियर होने के बाद आप शेयर भी करना मेरे साथ अपने मार्क्स को, अपने रिजल्ट को इंडिविजुअली मेरे को व्हाट्सअप करना। आई वांट टू सी कौन किस लेवल पे। जिस किसी का भी डाउट है, क्लास छूटा हुआ है, उसकी चिंता मत करो, जितना पढ़ा है ना अपियर हो जाओ, ठीक है? तो रीजंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, है ना, इसको पहले खत्म करते हैं, चैप्टर 2 से बाहर निकलते हैं। यार हद हो गई, लेकिन मतलब सर बस करो अब, दैट इज इनफ, इज एनफ। आज नहीं, आज पहले इससे बाहर निकलते हैं, राइट? 3rd चैप्टर को शुरू करते हैं, और बड़ा आसान सा चैप्टर है 3rd चैप्टर, फिर एंजॉय करेंगे 3rd चैप्टर को शुरू करने के बाद। आ जाओ। तो हमने पॉइंट्स लिस्ट किए थे, राइट? मैंने कहा था मैं आपको निमोनिक्स दूंगा, ठीक है? वी विल डू दैट लेटर, बट हमने पॉइंट को लिस्ट किया था, उसको हमने समझा था, उसी को हमें क्या कर लेना है? ब्रीफ कर लेना है। आपको याद है सबसे पहला पॉइंट क्या था? नीड टू ग्रो था ना? हम कहते हैं हर एक फर्म क्या करना चाहता है? ग्रो करना चाहता है, करना चाहता है ना? आई वॉज इन मार्केट बट अटेम्प्टेड टेस्ट, हाँ, दैट्स द स्पिरिट। तनिषा, ऐसे ही करना है, कहीं भी रहें, टेस्ट देना है तो देना है, बात खत्म। तो नीड टू ग्रो वाज आवर फर्स्ट रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आ जाना। नीड टू ग्रो is the basic need, is the basic need of any organization. ठीक है? Businesses या organization extend their businesses, और बिजनेस को एक्सटेंड करने का मतलब क्या हुआ? तो आप कहते हैं सर इसका मतलब हुआ ग्लोबलाइज, है ना? एक्सटेंड देयर बिजनेस और ग्लोबलाइज, राइट? whenever they find opportunities in any part of globe, दुनिया की किसी भी कोने में जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। क्यों करोगे आप ऐसा? क्योंकि नीड टू ग्रो जो है वो किसी भी बिजनेस का बेसिक नीड है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है। हमेशा याद रखना, बेसिक ऑब्जेक्टिव में आते हैं सर्वाइवल, सर्वाइव करना किसी भी कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। सेकंड आता है स्टेबिलिटी, स्टेबल होना किसी भी कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड आता है ग्रोथ, ग्रोथ करना किसी भी कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना किसी भी कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। एंड लास्ट में अपन रखते हैं एफिशिएंसी को। तो सर्वाइव करना, स्टेबल होना, ग्रोथ करना,
प्रॉफिट अर्न करना और एफिशिएंसी गेन करना, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हर एक कंपनी को अचीव करना होगा अगर आप लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करना चाहते हैं तो पहला रीजन हमने कहा नीड टू ग्रो, ठीक है, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन आप रिकॉल करो क्या था, तो हमने कहा टाइम एंड डिस्टेंस का श्रिंक होना, श्रिंकिंग टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस क्यों श्रिंक हो रहा है, तो हमने कहा था ड्यू टू availability of various high speed transportation systems and the use of IT and telecommunication systems in business, इसने क्या किया, टाइम और डिस्टेंस को श्रिंक कर दिया। अब टाइम और डिस्टेंस बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है अगर हम बात करें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की। तो वी सिंपली से दैट देयर इज shrinking time and distance, shrinking time and distance, क्यों across the globe, क्यों, due to speedier transportation options, use of IT and telecommunication, communication, growing financial flows, etc. डन? किसी पॉइंट में डाउट हो पूछ लेना। तो क्या कह रहे हैं, श्रिंकिंग टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्या होना, श्रिंक होना। पहला क्या कहा, नीड टू ग्रो। दूसरा क्या कहा, श्रिंकिंग टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस का श्रिंक होना। अगर आपसे पूछा जाए भाई टाइम एंड डिस्टेंस को आप क्यों श्रिंक करने की बात कर रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, EISSM में अगर आपको स्कोर करना है ना, तो while writing your answer you have to give the reasoning for every point। जैसे अगर किसी ने सिर्फ ये लिख दिया कि ग्लोबलाइजेशन इज फैसिलिटेटेड और कंपनी गो ग्लोबलाइज बिकॉज देयर इज नीड टू ग्रो एंड दैट्स इट, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले, फिर दिल टूट जाता है। मार्क्स नहीं मिलते तो क्या होता है, दिल टूट जाता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा दिल टूटा ही क्यों। हम तो कहते हैं कि भाई हमारे को मार्क्स नहीं मिला क्योंकि उन्होंने हमारा मार्क्स जबरदस्ती कट कर लिया, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा हो रहा है इंस्टीट्यूट में, बट हमेशा नहीं होता। तो अगर आपने कोई पॉइंट मेंशन किया और उस पॉइंट को आप रीजन दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो मार्क्स डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप एज इट इज क्लास नोट्स का लैंग्वेज लिख के आओ, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके क्लास नोट्स का लैंग्वेज किसका लैंग्वेज है भाई, स्टडी मैट का लैंग्वेज है। बस मैं कुछ शब्दों का सिनोनिमस यूज करता हूं ताकि आप आसानी से क्या कर सके, पकड़ सके, चीजों को आसानी से समझ सकें, आसानी से दिमाग में रख सकें। लेकिन ये है तो स्टडी मैट का लैंग्वेज। तो अगर कुछ चेंज करना है एग्जामिनेशन में तो आप कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हर एक पॉइंट के साथ उसका क्या जाना चाहिए, रीजन जाना चाहिए कि अगर आप श्रिंकिंग टाइम एंड डिस्टेंस कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, अगर आप नीड टू ग्रो कह रहे हो तो किस आधार पे कह रहे हो। तो आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज जहां मिलेगी वहां हम जाएंगे, राइट, क्योंकि हर एक बिजनेस की टेंडेंसी होती है ग्रोथ करने की। तो यू हैव टू राइट दैट थिंग। अगर आपने फ्लैट पॉइंट लिखा उस कंडीशन में आपको हो सकता है आंसर आपको प्रॉपर मार्किंग ना मिले, राइट। थर्ड आते हैं और डोमेस्टिक डिमांड का कम होना। याद करो हमने जापानीज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करी थी, और जब जापानीज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेट हुआ, तो मुझे बताओ वो कहां गए थे। जापानीज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जब डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेट हुआ तो मुझे बताओ वो कहां गए थे, कहां गए थे वो, कौन बताएगा। यूएसए, दैट्स द राइट आंसर। कहां कहां का था, यूएसए का था। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपके डोमेस्टिक मार्केट का डिमांड एडिक्वेट ना हो, ठीक है, तो इसको सिंपली कह सकते हैं इफ डोमेस्टिक मार्केट is no longer adequate। अगर आपका डोमेस्टिक मार्केट एडिक्वेट ना हो, एडिक्वेट होने का मतलब क्या हुआ,
पर्याप्त होना, राइट। सो हम कह रहे नो लॉन्गर एडिक्वेट, मतलब अपर्याप्त होना। सो अगर डोमेस्टिक मार्केट हमारा एडिक्वेट नहीं है, उस कंडीशन में जाहिर सी बात है हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज करना चाहेंगे एल्सवेयर। और इसका एग्जांपल हमने लिया था इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापान। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापान, कहां गए थे ये? एंटर्ड यूएसए, राइट। तो अगर डोमेस्टिक डिमांड कम होगा तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करेंगे। दैट्स द थर्ड पॉइंट। आ जाओ फोर्थ, एक्सेस टू cheaper resources, access to cheaper resources, access to cheaper resources। आप याद करो, मैंने आपसे इसमें हमने एग्जांपल ले लिया था आईटी इंडस्ट्री का इंडिया में। तो एक्सेस टू चीपर रिसोर्सेज मोटिवेट्स ऑर्गेनाइजेशन टू ग्लोबलाइज। तो बेसिकली ये क्या है? तो आपने कहा सर चीपर रिसोर्सेज का मतलब यहां किसी भी तरह के रिसोर्स से हो सकता है। चीपर रिसोर्सेज का मतलब यहां किसी भी तरह के रिसोर्स से हो सकता है। हो सकता है आपको सस्ता ह्यूमन रिसोर्स मिल रहा हो, ठीक है। हो सकता है आपको किसी तरह का मटेरियल मिल रहा हो वहां, राइट। सो चीपर रिसोर्स ऑफ एनी काइंड, अगर आपको कहीं चीपर रिसोर्स का एक्सेस मिलता है तो उस चीपर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि इससे आपके कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, जाहिर सी बात है, यू मे गो ग्लोबल। सो ये भी एक रीजन हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का। इंडियन आईटी इंडस्ट्री का हमने इसमें एग्जांपल लिया था। हमने कहा था बाहर के फर्म्स इंडिया में आईटी में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें चीपर रिसोर्स मिल रहा है और बहुत कम कॉस्ट पे उनके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होता है जिसकी मदद से वो अपना काम कराते हैं। सो दैट इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। नंबर 5, अब जरा गौर करो कि सपोज यू आर ऑपरेटिंग इन मेनी कंट्रीज, राइट। और आप मान लो जैसे हुंडई की बात करी थी हमने, याद करो। सो हमने कहा था कि हुंडई की अगर बात करें तो हुंडई का डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा था और उन्हें ऐसा लगा कि इंडिया में उनका जो सेल है वो बहुत हाई है। तो जाहिर सी बात है अगर आप अपनी कंट्री से कहीं भी गुड्स को भेज रहे हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा। सो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जिस कंट्री में आपके प्रोडक्ट का डिमांड है उसी कंट्री में आपने क्या किया? प्रोडक्शन प्लांट लगा दिया। फायदा क्या होता है कि जैसे ही आपने वहां प्रोडक्शन प्लांट लगाया तो आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, मूविंग गुड्स फ्रॉम योर कंट्री टू द अनदर कंट्री, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ग्लोबलाइजेशन में हम इसलिए भी फॉलो करते हैं बेसिकली, दूसरे कंट्री में जाके हम अपना प्लांट इसलिए भी लगाते हैं जिसका बेसिक आइडिया ये है कि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या कर सके? रिड्यूस कर सके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सके। ये भी एक रीजन हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो वी सिंपली से दैट कंपनीज ऑफन सेट अप overseas production plant to reduce transportation cost, आईटी आउटसोर्सिंग का एग्जांपल, क्लोथ्स प्रोडक्शन का एग्जांपल, ये सब क्या था? चीपर रिसोर्स था। मैंने बताया था ना, इस पे एक हॉलीवुड में मूवी भी बनी है और वहां के लोग, बहुत सारे लोग इसको एथिकल नहीं मानते थे। वो कहते थे यार आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो क्योंकि आप इंडियन पॉपुलेशन को यूज कर रहे हो अपने फायदे के लिए और आप उन्हें प्रॉपर वेजेस नहीं दे रहे हो और आप इसीलिए इंडिया आउटसोर्स कर रहे हो क्योंकि आपको वहां सस्ता लेबर मिल रहा है। तो कुछ लोग उसको अपोज भी करते थे, लेकिन आप जानते हैं ना इस तरह का एथिक्स बिजनेस में नहीं होता। जाहिर सी बात है अगर चीपर रिसोर्स है तो आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस, दैट विल हैपन, ठीक है। अब जरा गौर करो कि व्हाट मे बी द नेक्स्ट। हमने कहा कि जापान ने यूएसए के मार्केट में एंटर किया, राइट, जापानीज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने। सवाल उठता है क्यों उन्होंने यूएस को ही क्यों चूज किया? आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो पहली बार वो अपने कंट्री से बाहर निकले तो उनका टारगेट यूएसए ही क्यों था? तो आपको नहीं लगता है सर वेरी ऑब्वियस है ये कि यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, यूएसए वाज अ बिग इकोनॉमी, यूएसए वाज अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड यूएसए वाज ओपन। मतलब बैरियर्स तो हटा रखा था उन्होंने अलाउ किया तब तो ये गए ऑपरेट करने के लिए। अगर उन्होंने अलाउ नहीं किया होता तो ये फिर ऑपरेट करने के लिए कैसे जाते? तो जाहिर सी बात है हम कह रहे हैं सर इसका मतलब वो एक बिग ग्रोइंग इकोनॉमी था और जो ओपन था बाहर के प्लेयर्स के लिए,
तभी जापानीज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने क्या किया, वहां एंटर किया। सो अगर कोई ग्रोइंग इकोनॉमी है, कोई बिग मार्केट है और वो ओपन मार्केट है, जाहिर सी बात है आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। व्हेन फॉरेन मार्केट्स are open and growing big, when foreign markets are open and growing big, जो फॉरेन मार्केट्स क्या हो, ओपन हो और बिग मार्केट्स हो, फर्म्स explore those markets to get higher sales, profit, etc. तो ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर हमारा फॉरेन मार्केट क्या हो, ओपन हो, तो हम उसको भी क्या करना चाहेंगे, यूज करना चाहेंगे, उसका भी हम बेनिफिट लेना चाहेंगे। दैट्स अ काइंड ऑफ एडवांटेज फॉर अस। तनिषा, अच्छी मार्केट थी ऐसे नहीं कहने का, क्या कहने का, ओपन था और ग्रोइंग मार्केट था। तो ओपन मार्केट था तभी जा पाया, ग्रोइंग मार्केट था तभी अट्रैक्टिव था, तभी वो वहां गए, राइट। नंबर 7, द राइज ऑफ सर्विसेज to constitute the largest single sector in world economy. Straight point है, fact है। Number 8, collapsing international trade barriers redefines the role of state and industry. Trade tariffs, customs, etc. are reduced. ये भी कारण है। क्या कोलैप्स हो रहा है, ट्रेड बैरियर कोलैप्स हो रहा है, और साथ ही साथ जो ट्रेड टैरिफ्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, वो भी क्या हो रहा है, दिन ब दिन रिड्यूस कर रही है गवर्नमेंट्स, ताकि फ्री फ्लो हो सके किसका, बिजनेस का। एंड द लास्ट वन इज कंपनीज गेट अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंसेस to ward off technological and economical restrictions. तो यहां हम किसको ध्यान में रखेंगे, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को ध्यान में रखेंगे। ये था आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, फटाफट नोट करिए, द एंड लिखिए, चैप्टर को प्रणाम करिए और थर्ड चैप्टर पे चलिए, है ना, है कि नहीं, है ना। हाँ, ऐसे ही है। सबसे आसान चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का, चैप्टर नंबर 2 सबसे आसान चैप्टर है ये। लेंथ पे मत जाना, क्योंकि बड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। मैट्रिसेस पे खास ध्यान रखना है। कितने मैट्रिसेस हैं आपके, 4 मैट्रिसेस हैं। हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए मैट्रिसेस में, ठीक है। और उसके बाद कुछ है नहीं चैप्टर में, एनालिसिस है। एनालिसिस तो वैसे भी बहुत आसान है, जैसे ही हो जाए लेट मी नो, ठीक है, ताकि अपन थर्ड चैप्टर को शुरू कर सके। नोट कर लिया होगा सबने। नाउ आपको क्या करना है, 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है, 2 पेजेस को ब्लैंक छोड़ दो और फिर आप चैप्टर 3 पे चले जाना, ठीक है।
नंबर ऑफ पेजेस की चिंता मत करो, आप लिख रहे हो ना, आपका फ़ॉन्ट साइज अलग है, आपका प्रेजेंटेशन अलग है, बीच में नोट सेक्शंस बहुत सारे हैं, इसीलिए आपके क्लास नोट्स का साइज भी अकॉर्डिंगली होता है, इसीलिए आपका नंबर ऑफ पेजेस जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। 2 पेजेस ब्लैंक छोड़ो और आगे बढ़ो। 2 पेजेस ब्लैंक क्यों छुड़वा रहा हूँ, उसके रीजंस है, उसके 2 रीजंस है, क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और एक कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू डील करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट। याद करो, सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट को हमने कोड किया था LCS के नाम से, लॉजिकल फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, कंपैरेटिव एनालिसिस की बात कर रहे थे और स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे, राइट। तो वो वी विल बी डीलिंग विद थ्रू क्वेश्चंस ओनली, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में हम उसको क्या करेंगे, डील करेंगे, राइट। सो फॉर दैट पर्पस एंड आई विल बी गिविंग यू सम एडिशनल क्वेश्चंस व्हाट यू हैव इन योर बुक बिसाइड्स दैट, जो आपके बुक में है उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दूंगा, तो वो आपको चैप्टर 2 के लास्ट में मेंशन करना है, ठीक है। थोड़ा और हम चलते हैं कहाँ, चैप्टर 3 पे। सो चलो अभी अब यहीं रुकते हैं, कल मिलते हैं, कल तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, कीप शेयरिंग, टेक केयर।